गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शक्ति की संरचना के बारे में आज आपसे चर्चा रहेगी विद्यार्थियों। इनसे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने शक्ति के प्रकार पढ़े। शक्ति के 3 प्रकार पढ़े: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर, ये 3 हमने रूप पढ़े। अब हम शक्ति की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द पावर। कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है विद्यार्थियों वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। मार्क्सवाद कहता है कि ये वर्ग प्रभुत्व समाज में देखने को मिलता है। समाज में 2 वर्ग होते हैं। समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होता है, वो वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग। दूसरा वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, शोषित वर्ग होता है, पीड़ित वर्ग होता है। वह वर्ग होता है सर्वहारा वर्ग। ये सर्वहारा वर्ग के ऊपर पूंजीपति वर्ग के लोग शोषण करते रहते हैं, और इन शोषण के कारण इस सर्वहारा वर्ग के लोगों का जीना दुभर हो जाता है। जब पानी सिर के ऊपर से बहने लग जाता है तब जाकर के विद्यार्थियों ये सर्वहारा वर्ग के लोग उनका विरोध करना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है, और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग होते हैं। आर्थिक आधार पर 2 वर्ग होते हैं। पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग, या साधन संपन्न वर्ग। साधन संपन्न वर्ग जिनका संसाधनों पर प्रभुत्व होता है। दूसरा सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग और साधन विहीन वर्ग। साधन विहीन वर्ग। जब पूंजीपति
वर्ग अधिक शोषण करता है, शोषण करता है, तो सर्वहारा वर्ग में असंतोष उभर जाता है। परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये बताता है विद्यार्थियों कि एक वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और वो शोषण की हदें पार कर देता है। जब शोषण अत्यधिक होता है, ऐसी स्थिति के अंदर सर्वहारा, जो सभी से हारा हुआ मजदूर, किसान वर्ग, ये जो सर्वहारा वर्ग हैं, ये फिर संघर्ष शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जब ये वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष के अंदर सर्वहारा वर्ग विजेता बनकर के उभरता है और ये वर्ग का जो है प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। फिर समाज के अंदर वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाती है, कोई वर्ग रहेगा ही नहीं। तो ये जो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। दूसरा है विद्यार्थियों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, एलीट ग्रुप थ्योरी। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत यह कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं। समाज में दो वर्ग होते हैं, शक्तिशाली वर्ग जो शक्ति की दृष्टि से शक्ति, सत्ता, प्रशासन, बुद्धिमत्ता, जो शक्ति, सत्ता, प्रशासन, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, ये मानता है कि एक वर्ग ऐसा होता है जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जो शक्ति, सत्ता, प्रशासन, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से शक्तिशाली होता है। इसके अंदर जैसे राजनेता, अफसर, बड़े अधिकारी, इसमें आते हैं। साथ साथ में अगर बात करें दूसरा वर्ग, कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग। इसमें जनसाधारण वर्ग आता है, इसमें जनसाधारण के लोग आते हैं। इसमें भी ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि ये जो सत्ता वाला वर्ग है, ये एक बार सत्ता प्राप्त कर लेता है, फिर शक्ति एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन
सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमते, उन्हीं वर्ग के आसपास ही घूमती है, नए लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। ज्यादातर एक वंशानुगत की तरह चल पड़ता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो इसी भांति एक वर्ग जो हैं वो विशिष्ट वर्ग वाले लोग जब सत्ता कायम कर लेते हैं, फिर वही अपने पास सत्ता रखते हैं। जनसाधारण के लोगों को इस वर्ग में आने का, शक्तिशाली वर्ग में आने का मौका बहुत कम मिलता है। कई ऐसे विद्वान हैं विद्यार्थियों जिन्होंने इनसे संबंधित पुस्तकें भी लिखी, विशिष्ट वर्गीय से संबंधित, जिसमें नंबर 1 विल्फ्रेड पेरेटो जिन्होंने किताब लिखी द माइंड एंड सोसाइटी ये किताब लिखी। और गीतानो मोस्का जिन्होंने किताब लिखी द रूलिंग क्लास। फिर मिचेल्स ने किताब लिखी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये प्रमुख विचारक हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को मानने वाले, जिन्होंने इन किताबों के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि एक बार एक केंद्र और परिधि की बात करें तो ये लोग हमेशा जो सत्ता में हैं ये केंद्र में रहते हैं और जनसाधारण के लोगों को परिधि पर ही रखते हैं, और परिधि वाले लोगों को सेंटर में आने का कभी मौका ही नहीं मिलता। ये सत्ता से चिपके रहते हैं और उसी वर्ग में से एक व्यक्ति सत्ता में आया, दूसरा सत्ता से बाहर गया, लेकिन जनसाधारण के लोग, गरीब, किसान और पिछड़े वर्ग के लोग जो हाशिए पर खड़े हैं समाज में, उन लोगों को इस विशिष्ट वर्ग में या शक्तिशाली वर्ग में शामिल होने का मौका बहुत कम मिलता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बात हुई हमारे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे अगले सिद्धांत की। पहले हमने पढ़ा वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत और फिर हमने पढ़ा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ा? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विद्यार्थियों नारीवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? नारीवादी सिद्धांत। शक्ति की संरचना का तीसरा रूप नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत नारीवादी सिद्धांत यह कहता है कि समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और लिंग आधारित कानून बनाए जाते हैं और सत्ता में भागीदारी पुरुष वर्ग की अधिक और नारी वर्ग की बहुत कम होती है। अगर समाज में शोषण की शुरुआत हुई तो वो नारी वर्ग से हुई। समाज में सबसे पहले किसी का शोषण हुआ तो वो नारी का हुआ।
क्योंकि परिवार के अंदर सबसे पहले जब परिवार बना तो परिवार के अंदर नारी का शोषण होने लगा। सारा काम जो है घर का वो नारियों के माध्यम से होता था। पुरुष वर्ग के लोग घर के कार्य में हाथ नहीं बंटाते थे। यानी शोषण की शुरुआत जो है ये मानते हैं कि नारी के शोषण से हुई। ये समाज जो ये मानता है, नारीवादी सिद्धांत ये मानते हैं कि लिंगगत भेद हमारे समाज में देखने को मिलता है और लिंग के आधार पर समाज में शोषण होता है। तो समाज में लिंग के आधार पर शोषण होता है। पुरुष वर्ग के लोग अपनी सत्ता का प्रयोग नारी वर्ग पर करता है। यानी समाज में लिंग के आधार पर शोषण होता है और पुरुष वर्ग जो हैं अपनी सत्ता का प्रयोग हमेशा नारी वर्ग पर करता है और सत्ता में नारी वर्ग की भूमिका नगण्य होती है तथा कानून पुरुष वर्ग के हितों के अनुरूप बनाए जाते हैं। हितों के अनुरूप बनाए जाते हैं। यानी कानून भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे किसका भला हो? पुरुष वर्ग का भला हो। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो जब अमेरिका में 17वीं 18वीं सदी के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो गया था, यूरोप के अंदर 16वीं 17वीं शताब्दी में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन महिलाओं को मताधिकार ब्रिटेन के अंदर 20वीं सदी में जाके मिला। हालांकि भारत में जब सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई, हमारा संविधान बना, तो दोनों पुरुष व महिला सभी को मताधिकार दिया गया। लेकिन जब हम परतंत्र थे तो महिलाओं को मताधिकार नहीं था। संपत्ति के आधार पर जमींदार लोगों को उनको ही अधिकार दिया गया था मताधिकार का। तो इस प्रकार से वास्तव में ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तो बहुत प्राचीन समय में ही स्थापित हो गया था यूरोपीय देशों के अंदर, अमेरिकन देशों के अंदर। लेकिन विद्यार्थियों, वहां पर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई और जो नारियों को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नसीब नहीं हुए। यहां तक कि आज भी अरब देशों के अंदर नारियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। ये स्थितियां अगर देखी जाए तो हमारे सामने ये बात उभर करके सामने आती है कि आज डेमोक्रेटिक शासन जो हैं अधिकतर देशों में हैं और आज भी महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये नारीवादी सिद्धांत जो हैं ये नारियों के अधिकारों की मांग करता है। ये सिद्धांत जो हैं पश्चिमी संस्कृति की देन है। ये सिद्धांत
पश्चिमी संस्कृति की देन है, पश्चिमी संस्कृति की देन है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति सम्मानपूर्ण थी। वर्तमान में महिलाओं के लिए अधिक अधिकारों की मांग की जा रही है, अधिक अधिकारों की मांग की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मुख्य समस्या है ये पाश्चात्य संस्कृति की समस्या है। ओलंपस द गूंज जैसी महिलाओं ने आवाज उठाई क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ में अत्यधिक भेदभाव होता है। अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर तो जब पुरुषों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला तो महिलाओं को भी दे दिया। महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिले, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीति में अधिक भागीदारी हो, इसलिए पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंदर, नगरीय प्रशासन के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्थाएं भारत में इसलिए नहीं है कि महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। हाँ, जरूर पुरुष वर्ग की तुलना में अधिकार कम है, इसलिए अब अधिक अधिकारों की मांग होने लगी है। जबकि हमारा गौरवशाली प्राचीन अतीत देखा जाए तो उस समय भी कहा जाता था कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। यानी महिलाओं की भूमिका वैदिक काल से भी लोपामुद्रा, अपोला, घोषा ऐसी कई विदुषी महिलाएं थी जो वेद पुराणों का ज्ञान सामान्य मानवी को सुनाती थी। यानी अतीत की बात की जाए तो भी महिलाओं का बहुत सम्मान था। लेकिन ये जो बीमारी है ये पाश्चात्य संस्कृति की बीमारी है और वर्तमान में ये भारत में भी अधिकारों को लेकर कई प्रकार के आंदोलन होने लगे हैं। उनके पीछे कारण ये है विद्यार्थियों कि अब पश्चिमी देशों को ये जलन होने लगी है कि हमारे यहाँ तो समाज लगातार बिखरता जा रहा है, वहाँ शादी जैसी व्यवस्था एक एग्रीमेंट है, हमारे यहाँ पर विवाह जैसे बंधन जन्म जन्म का बंधन है, एक सामाजिक संस्था है। लेकिन ये जो इतना अंतर दिखाई दे रहा है, इनसे उन लोगों को द्वेष और ईर्ष्या है। इसलिए यहाँ आंदोलन भारत में भी ऐसे पाश्चात्य संस्कृति के लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर आज भी संयुक्त परिवार है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, तलाक जैसे मामले जो पाश्चात्य संस्कृति में हैं इतने नहीं हैं, तो वो कैसे भारतीय समाज को तोड़ा जाए। ये मार्क्सवादी, ये पाश्चात्य संस्कृति के लोग ये चाहते हैं। इसलिए नारीवादी आंदोलन जैसे भारत में भी शुरू करवाए जा रहे हैं। लेकिन सम्मानपूर्ण स्थिति महिलाओं की भारत में प्राचीन समय में भी थी और आज भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है और आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ने की पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है। तो ये नारीवादी सिद्धांत जो हैं विद्यार्थियों, ये महिलाओं को अधिक भूमिका देने की बात करता है। अब नंबर 4 है विद्यार्थियों बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी
सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि शक्ति किसी एक वर्ग में निहित नहीं होकर के बहुत से वर्गों में निहित होती है। वो कहते हैं किसी एक वर्ग में शक्ति नहीं हो सकती। शक्ति तो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, विकेंद्रीकृत होती है, बंटी हुई होती है। तो शक्ति एक वर्ग में निहित ना होकर, एक वर्ग में निहित नहीं होकर वर्गों में बंटी होती है, वर्गों में बंटी हुई होती है। शक्ति के स्रोत अनेक होते हैं। शक्ति के स्रोत अनेक होते हैं। राज्य भी अन्य संघों की भांति एक संघ है। ये तो ये कहते हैं कि शक्ति का स्रोत एक नहीं होता, अनेक होते हैं। और शक्ति किसी एक वर्ग में नहीं होती, बहुत से वर्गों में शक्ति होती है। और वे कहते हैं कि राज्य भी एक कोई शक्तिशाली संघ नहीं है। राज्य सब कुछ नहीं है। और राज्य को सत्ता, जनता ने सर्वोच्च सत्ता मान लिया, राज्य को सब सत्ता राज्य में हस्तांतरित कर दी, तो राज्य क्या बन जाएगा? निरंकुश बन जाएगा। इसलिए अगर जनता को एक सुशासन, लोक कल्याणकारी, समाजवादी राज्य की अगर आवश्यकता है, तो वे तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे राज्यों को तो समाप्त कर देना ही चाहिए। राज्य तो अन्य संघों की भांति एक संघ है और एक जनता का पहरेदारी है, पहरेदारी का काम करता है। बाकी जनता के कार्यों में राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य भी अन्य संघों की भांति एक संघ है, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। समर्थकों की बात की जाए, समर्थक, तो समर्थकों के अंदर मैटलैंड है, लॉस्की है, मैकाइवर है, लॉसवेल है। ये विचारक जो हैं विद्यार्थियों आधुनिक, ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो बहुत से नाम से पता चल जाए, बहुल यानी बहुत से, यानी शक्ति किसी एक वर्ग में नहीं, बहुत से वर्गों में निहित होती है। शक्ति का स्रोत एक नहीं, अनेक होते हैं। राज्य भी सर्वोच्च संघ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। राज्य भी अन्य संघों की भांति एक संघ है और राज्य को निरंकुश नहीं होना चाहिए। जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य को बनाया है, राज्य ने व्यक्तियों को नहीं बनाया। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये है विद्यार्थियों बहुलवादी सिद्धांत। तो ये जो है शक्ति की संरचना के अंदर हमने विद्यार्थियों 4 सिद्धांत पढ़े। पहला वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा नारीवादी सिद्धांत और चौथा बहुलवादी सिद्धांत। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये शक्ति का टॉपिक हमारा पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम सत्ता, अथॉरिटी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।